नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके स्पेशल, जो कि यूपी होमगार्ड, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई, वीडियो और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल है। और ये आज हमारी दूसरी क्लास है और हमारी डेली क्लासेस आपको ऐसी लगातार मिलती रहेंगी, जिससे कि लगातार सही दिशा में आपकी जीके और एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहे। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और इजी ट्रिक और शॉर्टकट्स जो एग्जाम हॉल में तुरंत आपके काम आएंगे। दोस्तों याद रखिए, स्टैटिक जीके वही नहीं है जो सिर्फ पढ़ा जाए, बल्कि वो है जो एग्जाम में नंबर दिलाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्लासेस आपको डेली मिलती रहें, आपके पास पहुंचती रहें, तो अभी सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और कॉपी पेन निकाल लीजिए और दिमाग को एक्टिव कर लीजिए और बोलिए मेरे साथ, सिलेक्शन होकर रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का स्टैटिक जीके स्पेशल सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो भारत में जो स्थायी बंदोबस्त है, ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो भू राजस्व को स्थायी रूप से तय करना था। साथ ही में इसमें जमींदारों को जो है भूमि का मालिक माना गया था और उनसे निश्चित लगान जो है वसूली गई। और यदि जमींदार समय पर लगान ना दे तो उनकी भूमि की जो है नीलामी की जाती थी। और इससे अंग्रेजों को निश्चित आय मिलती थी, लेकिन किसानों का शोषण इससे काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और यह व्यवस्था जो है मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुई। और इस नीति ने भारतीय कृषि व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है। आप जानते हैं कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। और यह नदी जो है उत्तर भारत की सबसे उपजाऊ गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण करती है। साथ ही गंगा जो है ये भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा मानी जाती है। और ये जो अपना मुहाना है ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और यह जो है संविधान की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संसद व कार्यपालिका संविधान की सीमा में कार्य करें। और न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति के माध्यम से यह असंवैधानिक कानूनों को रद्द भी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है ये लोकतंत्र का रक्षक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो देखिए, पहले योजना आयोग की अगर हम बात करें तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और यह राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी के लिए बनाता है और बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। इसका पूर्ण रूप की अगर हम बात करें कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और नीति आयोग योजना बनाने के बजाय नीति सुझाव और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो तात्कालिक कारण था, आप सभी जानते हैं कि वो था चर्बी लगे कारतूस।
और उस समय एनफील्ड राइफल की जो कारतूस थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह काफी ज्यादा फैल गई। और उसमें यह था कि इन्हें मुंह से काट के लगाना पड़ता था, जिससे जो हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं जो है काफी आहत हुई। और यह असंतोष पहले से मौजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के साथ मिलकर बड़े विद्रोह में बदल गया। और सबसे पहले मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और मेरठ से लेकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक यह विद्रोह फैल गया। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चर्बी लगे कारतूस। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप जानते हैं कि जो भारत की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह जो है भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में भी जो है विभाजित करती है। अगर हम बात करें कि वो 8 राज्य कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वो है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा जो है ये जलवायु पर काफी गहरा प्रभाव डालता है, और इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु और जबकि उत्तरी भाग में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अब प्रारंभ की अगर बात करें कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था कौन सी है? देखिए जो आरबीआई है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो है भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। और आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई थी, तो वो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से। साथ ही में आरबीआई जो है ये देश की मौद्रिक नीति बनाता है और नोट जारी करता है और बैंकों का नियमन भी करता है, और यह सरकार का बैंकर और अंतिम ऋणदाता भी है। आरबीआई की मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था, और इसका जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी ने किया, और इसी में उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना। और कांग्रेस के सभी जितने भी बड़े नेता थे वो इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी यह आंदोलन जो है जन आंदोलन बना रहा, और ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर सरकारें बनी, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव जो है हिल गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार तो वो आपका है राजस्थान। देखिए राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, और राज्य का जो अधिकांश भाग है वो थार मरुस्थल से आच्छादित है, जिससे यहाँ की जो जलवायु है वो काफी शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाती है। और यहीं पर है अरावली पर्वतमाला। आप जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में है, और ये अरावली पर्वतमाला जो है ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों को आपस में विभाजित करती है। और राजस्थान की सीमा की बात करें कि जो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, और ये खनिज संसाधनों से भी काफी ज्यादा जो है भरपूर इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कौन कौन से खनिज संसाधन, तो उनमें जस्ता, तांबा और संगमरमर ये सभी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। और यह जो व्यवस्था है ये संघीय ढांचे को संतुलित बनाए रखने के लिए की गई है। साथ ही में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्र का जो है ये संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सारे बच्चों तक भेजें ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि विकास करना, सिंचाई और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। और इस योजना का जो मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए योजना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और पहली योजना जो है काफी हद तक सफल रही और इससे भारतीय योजना व्यवस्था जो है इसकी मजबूती की नींव पड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना था। और आप जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई और इसमें हुआ क्या कि भीड़ ने जो है पुलिस थाने को जला दिया और इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। आप जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के कट्टर समर्थक थे और इसलिए उन्हें शायद ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इस हिंसक घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया। और ये जो निर्णय था ये तत्कालीन नेताओं के लिए आश्चर्यजनक था कि भाई वो इतने टाइम से जो है वेट कर रहे थे और गांधी जी ने अचानक जो है अपना निर्णय ये दे दिया तो काफी ज्यादा उनको बुरा लगा। और लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप अगर हम बात करें तो वो अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, इसलिए शायद उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है? देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है वो सबसे पहले केरल तट पर होता है और सामान्यतः 1 जून के आसपास होता है। और यह मानसून जो है अरब सागर शाखा के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है और इसके बाद यह धीरे धीरे जो है उत्तर और पूर्व दिशा में बढ़ता जाता है। और भारत की जो कृषि है वो इसी मानसून पर निर्भर करती है क्योंकि अधिकांश वर्षा जो है ये इसी से होती है। और केरल में मानसून के आगमन को जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल जो है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, मतलब राष्ट्रपति से जब चाहे तब इनको हटा सकता है। और राज्यपाल को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर भी करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता था जिसे अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है और यह जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत करता है। और राष्ट्रीय आय से जो है देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है
और जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी जैसे आंकड़े यहीं से जारी किए जाते हैं। और नीति निर्माण और योजना के लिए ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीएसओ या एनएसओ। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? देखिए, नील दर्पण नाटक जो है ये दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। और यह नाटक जो है ब्रिटिश काल में नील की खेती करने वाले अंग्रेज नीलहों द्वारा भारतीय किसानों पर किए गए अत्याचारों को दर्शाता है। और इस नाटक ने नील विद्रोह, अगर आपसे पूछ ले नील विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1859 से 1860 तक चला। तो ये जो नाटक है, इस नाटक ने नील विद्रोह के प्रति जन जागरण पैदा किया। और नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो है ये नील दर्पण नामक से प्रकाशित हुआ है, जिससे ब्रिटेन में भी भारतीय किसानों की दुर्दशा सामने आई। और यह नाटक जो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 455 मीटर है। और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और यह जलप्रपात पश्चिमी घाट क्षेत्र में आता है। और मानसून के समय जो है ये अत्यंत जो है दर्शनीय होता है। आप इसको मानसून के समय काफी अच्छे से देख सकते हैं। और कुंचिकल जलप्रपात के निकट लिंगन मक्की बांध स्थित है, जिससे जल प्रवाह जो है ये नियंत्रित रहता है। और ऊंचाई के आधार पर यह जोग जलप्रपात से भी ऊंचा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंचिकल जलप्रपात। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 जो है, तो इसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और यदि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, तो राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसमें राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से बर्खास्त हो जाती है और शासन जो है ये राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। यह व्यवस्था जो है बेसिकली अस्थायी होती है और संसद की मंजूरी इसमें आवश्यक होती है। और इसका उपयोग जो है कई बार विवादास्पद हो रहा है कि कैसे क्या हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। और इसका मुख्य लाभ जो है गेहूं और चावल उत्पादन में देखा गया। और इससे भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। तो इनका ये जो पूरा श्रेय रहा ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का ही श्रेय था। और साथ ही में हरित क्रांति ने किसानों की आय बढ़ाई, लेकिन क्षेत्रीय असमानता और पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करना और समाज से अंधविश्वास, जातिवाद तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। और दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। और आर्य समाज ने जो है शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन आंदोलन ने उत्तर भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में भी योगदान दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। और यह जो है भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है यहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और साथ ही ये जो क्षेत्र है काफी उपजाऊ होता है और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए मेरी हर एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और जो भी मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूं उन सारे पॉइंट को आप नोट करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे इन पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बनाए जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही में हाँ, चलिए बात करें रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, इसलिए काफी ज्यादा ये प्रसिद्ध है। और यहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये जो कैग है, ये सरकारी खर्चों की जांच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से हो। और इसे भारतीय संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है वो सोवियत संघ, जिसे हम रूस बोलते हैं, से ली गई थी। और स्वतंत्रता के बाद भारत को तेज आर्थिक विकास की आवश्यकता थी, इसलिए योजनाबद्ध विकास मॉडल अपनाया गया और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो नारा है, यह ओजस्वी नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। और तिलक जो थे, ये उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है जन जागरण किया। और उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक मंच बनाकर राष्ट्रीय चेतना को फैलाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो जो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है वो गुजरात राज्य की है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक है। और गुजरात की तटरेखा अरब सागर के साथ फैली हुई है और इसमें कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी भी शामिल है। और लंबी तटरेखा होने के कारण जो है गुजरात समुद्री व्यापार, मत्स्य पालन और बंदरगाह गतिविधियों में अग्रणी है। और आप जानते हैं कि जो कांडला, जिसे हम दीनदयाल बंदरगाह बोलते हैं, और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाह, ये यहीं पर स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। और प्रारंभ में इसमें जो है 14 भाषाएं थी, जिन्हें समय समय पर जो है संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। और इसका उद्देश्य जो है ये भाषाई विविधता को संरक्षण देना और विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना है। और यह जो है भारतीय बहुभाषी संस्कृति को सुदृढ़ करती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषाएं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नोटों का मुद्रण यानी छपाई किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो कागजी मुद्रा का निर्गमन और नियंत्रण है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। और आप जानते हैं कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है, आरबीआई नहीं। ये आपको गौर से ध्यान से सुनना है कि जो आरबीआई है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसे अधिकार प्राप्त है कि वो भारत में कागजी मुद्रा का निर्गमन और नियंत्रण कर सकता है, जबकि 1 रुपए के नोट जो हैं ये भारत सरकार जारी करती है, जबकि अन्य सभी नोट जो हैं वो आरबीआई जारी करता है। और नोटों की छपाई जो है ये देश की विभिन्न करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों में होती है। और मुद्रा प्रबंधन जो है ये आर्थिक स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं ए ओ ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अधिकारी थे। और कांग्रेस का जो उद्देश्य था, ये भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना था और संवैधानिक तरीके से जो है प्रशासनिक सुधारों की मांग करना था। और जो पहले कांग्रेस थी, ये नरमपंथी नेताओं के नियंत्रण में थी। जैसे अगर हम नरमपंथी नेताओं की बात करें तो इनमें दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ये आते हैं। और आगे चलकर यही संस्था जो है स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख धुरी बनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, जो चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जो चिल्का झील है, ये ओडिशा राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। और यह झील जो है अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या देखी जाती है। और चिल्का झील को रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। और साथ ही में मत्स्य पालन जो है यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और यह क्षेत्र पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। साथ ही राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के कार्य भी संभालता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य संभालता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना है वो 1861 में कराई गई थी। और उस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये आपसे कई बार पूछता है कि जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। जबकि ये जो जनगणना थी ये पूर्ण और व्यवस्थित नहीं थी। और पहली अगर आपसे पूछे कि पहली नियमित और समकालिक जनगणना कब हुई, तो वो 1881 में कराई गई थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके रिपन। और जनगणना से जो है देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1861। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और लॉर्ड कर्जन ने जो है इसे प्रशासनिक कारणों से किया था। लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग करना था। और आंदोलन में विदेशी कपड़े, सामान और व्यापार का बहिष्कार किया गया। और स्वदेशी का जो अर्थ होता है वो है भारतीय उत्पादों का समर्थन। मतलब कि स्वदेशी का मतलब है कि हम जो विदेशी चीजें हैं उनका बहिष्कार करें और अपने देश की चीजों का समर्थन करें। और आंदोलन ने जो है भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाई और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। और बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में जो है इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 बंगाल विभाजन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में है कुल 403 सदस्य हैं और ये सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। और विधानसभा जो है ये राज्य की विधायी शक्ति का मुख्य अंग है और विधेयक पारित करने, बजट अनुमोदन और राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी का काम करती है। साथ ही में राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में विधानसभा का महत्व काफी ज्यादा है। और विधानसभा की अवधि जो होती है वो होती है 5 वर्ष की, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने पर यह कम भी हो सकती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 403।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और यहाँ की जो मिट्टी और जलवायु है वो गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही में गन्ने से चीनी, एथेनॉल और जूस का उत्पादन किया जाता है। और राज्य में गन्ना उद्योग जो है ये किसानों की आय का भी प्रमुख स्रोत है। साथ ही में गन्ने की खेती के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी प्रदेश भी कहा जाता है। और गन्ना का योगदान राज्य की आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल किला अकबर द्वारा किस शहर में बनवाया गया था? तो जो आगरा का लाल किला है वो मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1565 से 1573 में बनवाया गया था। और यह जो लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसमें कई महल, मस्जिद और दरवाजे हैं। और ये आगरा का लाल किला जो है ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और अकबर ने इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। साथ ही में यह किला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और ऐतिहासिक दृष्टि से जो है भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए जो रामगढ़ झील है ये उत्तर प्रदेश के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है। और यह जो है राज्य की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और यह झील जो है वर्षा जल और नदी के पानी से बनी है। साथ ही में पर्यटन, मत्स्य पालन और स्थानीय जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति इसे जो है पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षक बनाती है। साथ ही में झील क्षेत्र जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ झील। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और मुख्यमंत्री जो है वह व्यक्ति होता है जिसे विधानसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त हो। साथ ही में राज्यपाल जो है ये संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी सरकार गठन में भूमिका निभाता है। और मुख्यमंत्री जो है ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और कैबिनेट के माध्यम से जो है शासन चलाता है। साथ ही में इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन विधानसभा भंग होने पर कार्यकाल इसका समाप्त भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ हथकरघा और मशीनरी दोनों प्रकार के कपड़े उद्योग हैं। साथ ही में लखनऊ का चिकनकारी और बनारस का बनारसी साड़ी उद्योग भी काफी प्रसिद्ध है। और यह उद्योग जो है ग्रामीण और शहरी रोजगार का प्रमुख स्रोत है। साथ ही में उत्तर प्रदेश का जो कपड़ा है, कपड़ा उद्योग, वो घरेलू बाजार के साथ साथ निर्यात में भी योगदान देता है। और यह जो राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। और जिस समय रोलेट एक्ट आया था तो ये रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और उसी समय काफी सक्रिय हुए। और आप जानते हैं कि जो रोलेट एक्ट है वो 1919 में आया। और रोलेट एक्ट विरोध में ही ये काफी ज्यादा सक्रिय हो गए। और ये जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल हैं ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। और इन्होंने काकोरी कांड में जो है ब्रिटिश डाक धन की लूट का नेतृत्व किया था। और आप जानते हैं कि जो काकोरी कांड है ये 1925 में हुआ। और इसी कांड के समय जो ब्रिटिश डाक धन है उसकी लूट का नेतृत्व इन्हीं के उसमें हुआ था। साथ ही में इनका जो उद्देश्य था वो क्रांतिकारी तरीकों से अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। और इसी वजह से जो है बिस्मिल को फांसी दी गई। लेकिन उनके साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन को काफी प्रोत्साहित किया और वे भारतीय क्रांतिकारी इतिहास के प्रमुख नायकों में शामिल हुए।
तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता संग्राम। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लागू कर सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति देश में आंतरिक या बाह्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इस आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार के पास सभी संवैधानिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। साथ ही में संविधान के अनुसार आपातकाल लागू होने पर नागरिकों की जो स्वतंत्रताओं पर भी जो है नियंत्रण कर दिया जाता है। और यह जो प्रावधान है 1975 से 77 के दौरान सबसे अधिक चर्चित रहा। और आपातकाल की जो अवधि है ये संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही में इसे केंद्र सरकार जो है नियंत्रित करती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 352। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और यह सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और अपनी उन्नत नगर योजना, पक्की ईंटों, जल निकासी व्यवस्था तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। और बाद में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। और यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 8,586 मीटर है। और यह जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और सिक्किम व नेपाल की सीमा पर पाया जाता है। साथ ही में भारत में जो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा पूरी तरीके से जो है आपके भारत में है, इसलिए कंचनजंगा को भारत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। साथ ही में यह पर्वत जो है धार्मिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हिमालय की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1950 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगर आपसे पूछे संविधान को पूरी तरीके से लागू कब किया गया, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को जो है इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की गई थी। और संविधान जो है ये भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। और ये भारत का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, अगर हम बोले तो पूरी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का संविधान है और देश की शासन व्यवस्था का जो है ये आधार है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्रों में तो इसमें रेलवे, रक्षा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं। जबकि निजी क्षेत्रों की बात करें तो निजी क्षेत्र में व्यापार, सेवा और उद्योग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। साथ ही में आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे शब्द जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, जो कि समानता और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी काम की लगी हो और अगर एक भी सवाल ऐसा लगा हो कि एग्जाम में आ सकता है, तो समझ लीजिए मेहनत सही दिशा में जा रही है। और याद रखिए कि सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं, लगातार पढ़ाई से मिलती है। और अगर आप सच में यूपी होमगार्ड या लेखपाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मेहनती दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में लिखिए सिलेक्शन पक्का, ताकि मुझे पता चले कि आप आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और याद रखिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।